हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम अपनी क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातों पर अध्ययन किया। एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा, यानी मानव का पाचन तंत्र आहार नाल, एलिमेंटरी कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। यानी पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। आहार नाल के बारे में हमने पढ़ा कि आहार नाल वह नलिकाकार संरचना जिसमें भोजन शरीर में प्रवेश करता है, और हम यूं कह सकते हैं जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण होता है। एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है, जिसकी लंबाई मैंने आपको 8 से 10 मीटर बताई। एलिमेंट्री कैनाल एक कुंडलित पेशी संरचना होती है। इस आहार नाल में हमने मुख तथा मुख गुहा का अध्ययन किया। मुख गुहा में हमने तालु को पढ़ा। तालु क्या चीज है? मुख गुहा की छत क्या कहलाती है? तालु कहलाती है, जो मुख गुहा तथा नासा गुहा को दो भागों में बांटती है या उनके बीच भीतर या खांच का काम करती है। फिर तालु को दो भागों में बांटा गया, कठोर तालु और मृदु तालु। इसके बाद में मैंने आपको जीभ के बारे में बताया। जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ का अग्र भाग स्वतंत्र होता है और पीछे वाला भाग ग्रसनी के अंतिम छोर या तल में जुड़ा रहता है, जिसे हम फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। तो जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो फ्रेनुलम लिंग्वी की सहायता से ग्रसनी के तल में जुड़ा रहता है। जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं, जो खट्टे, मीठे, कड़वे, नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाने का काम करती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दांत की, कि दांत भी मुख गुहा का एक पार्ट है। दांत जबड़ों की गर्तिकाओं में पाए जाते हैं, जबड़ों की गर्तिकाओं में स्थित होते हैं। दांत कहाँ पाए जाते हैं? जबड़ों की गर्तिकाओं में स्थित होते हैं, अतः इन्हें गर्तदंती कहते हैं। इस बात को समझना, जबड़ों की गर्तिकाओं में स्थित होने के कारण दांत को क्या कहा जाता है? गर्तदंती के नाम से जाना जाता है, यानी जबड़ों की गर्तिकाओं में स्थित होते हैं। अच्छा जी, देखो, मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 2 बार दांत ग्रहण करता है। मनुष्य अपने जीवन काल में कितनी बार दांत ग्रहण करता है? 2 बार। अतः मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्विबारदंती कहा जाता है। द्विव यानी 2, यानी 2 बार दांत ग्रहण करता है। प्रथम अवस्था के दांत अस्थायी होते हैं। प्रथम अवस्था के दांत कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। जिन्हें किनके दांत कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है, जो एक निश्चित आयु के बाद में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो देखो, मनुष्य कैसा है? द्विबारदंती, यानी अपने पूरे जीवन काल में 2 बार दांत ग्रहण करता है। प्रथम अवस्था के दांत क्या कहलाते हैं? अस्थायी दांत कहलाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। इसके बाद में प्रथम अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, द्वितीय अवस्था, जिसमें प्राप्त दांत स्थायी हो जाते हैं। जिन्हें मनुष्य एक ही बार ग्रहण करता है, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब मुख में दांतों के आकार व आकृति में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को विषमदंती कहा गया है। दांत के अलग अलग प्रकार होने के कारण मनुष्य को क्या कहा गया है? विषमदंती। और हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक देखो, कृंतक जो दांत है, पहला ये हो गया। दूसरा है रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक।
इस प्रकार से हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के दांत होने का मनुष्य को क्या कहा जाता है? विषमदंती कहा जाता है। इनका काम होता है भोजन को काटने का, नाम से स्पष्ट है। कृंतक यानी काटने का काम। रदनक दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का, चीरने का, फाड़ने का काम करने का काम किसका होता है? रदनक का। अगर चर्वणक क्या काम करेंगे? ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का। और चर्वणक दांत क्या करते हैं? भोजन को और अधिक महीन बना देते हैं और लार ग्रंथि मिलाकर के लसलसा बना देते हैं। इनका भी काम पीसने का और चबाने का ही होता है। इस प्रकार से मनुष्य के मुख में दांत कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कृंतक, रत्नक, अगर चवर्णक और चवर्णक यानी इंसाइसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके आधार पर इसको क्या कहा जाता है? विषमदंती कहा जाता है। अब काम की बात ये कि देखो दंत सूत्र की बात करते हैं कि ये दांत किस प्रकार से हमारे मुख में पाए जाते हैं। तो मसूड़ों में दंत विन्यास को सूत्र से दर्शाया जाता है, सूत्र से दर्शाया जाता है, जिन्हें दंत सूत्र कहते हैं, जिन्हें दंत सूत्र कहते हैं। और प्रत्येक मसूड़े या जबड़े के 2 अर्धांश होते हैं। इस बात को समझना, प्रत्येक जबड़े या मसूड़े के कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश, जिन्हें क्रमशः दायां और बायां अर्धांश कहा जाता है। और दोनों अर्धांशों में दांतों की संख्या समान होती है। अतः दंत सूत्र को किससे गुणा किया जाएगा? 2 से गुणा किया जाएगा। एक बार फिर से देखो, मसूड़ों में दंत विन्यास को सूत्र से दर्शाया जाता है, जिन्हें दंत सूत्र कहते हैं। मसूड़े तथा जबड़े के 2 अर्धांश होते हैं, जिन्हें क्रमशः दायां और बायां अर्धांश कहते हैं। और दोनों अर्धांशों में दांतों की संख्या क्या होती है? समान। अतः इसे किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो देखो दंत सूत्र क्या बन जाएगा? दंत सूत्र बन जाएगा ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। और किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो शिशु बालक में दंत सूत्र हो जाएगा 21/2 बटा 21/2 गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 को 2 से गुणा करो तो आ गया 10। ये ऊपरी जबड़े के दांत हो गए। इसी प्रकार से ये नीचे वाले जबड़े के दांत हो गए। और टोटल कितने हो गए? 20। मैंने आपको अभी बताया था, यानी दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो बालकों में दंत सूत्र क्या हो जाएगा? 21/2 बटा 21/2 और उसको किससे मल्टीपल कर दो? 2 से गुणा कर दो। ये ऊपरी जबड़े के और ये नीचे वाले जबड़े के टोटल कितने हो गए? 20। वयस्क मनुष्य में, वयस्क मानव में दंत सूत्र बन जाएगा 21/23 बटा 21/23 गुणा 2। ये दर्शा रहा है इंसाइसर को, ये केनाइन को, ये प्रीमोलर को, ये मोलर को। अब 3 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 को 2 से गुणा कर लो 16। तो ये तो ऊपरी जबड़े मसूड़े के दांत हो गए। इसी प्रकार से ये नीचे वाले जबड़े मसूड़े के दांत हो गए। 16 में 16 का भाग मत दे देना, ये दांत आ जाएगा। ये टोटल होगा यहाँ पर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 32। ये इस प्रकार से वयस्क मानव में दंत सूत्र हुआ। अब कुछ जीव और है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि कुत्ते के मुख में कितने दांत पाए जाते हैं, कुत्ते के मुख में कितने दांत पाए जाते हैं, उसके लिए एक दंत सूत्र होगा, यानी 31/42 बटा 31/43। इसको मल्टीपल कर लो 2 से। और सुअर व घोड़े के मुख में दांतों की संख्या 31/43 बटा 31/43 गुणा 2। तो ये टोटल आ जाएगी सुअर व घोड़े के मुख में दांतों की संख्या। तो ये अपना था दंत सूत्र। अब हम बात करते हैं दंत की संरचना की बात करते हैं कि दंत की संरचना कैसे होती है। दंत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की कैसे संरचना होती है, चित्र को ध्यान से देखेंगे।
डायग्राम से समझना दंत सूत्र क्या चीज है। यदि दांत की संरचना की बात की जाए तो मनुष्य के दांत में 3 भाग पाए जाते हैं। ये शिखर वाला भाग है जिसे क्राउन कहते हैं। ये कौन सा भाग हो गया? शिखर वाला भाग। ये ग्रीवा वाला भाग हो गया, गर्दन वाला भाग जिसे नेक कहते हैं, और ये रूट वाला भाग हो गया यानी जड़ वाला भाग हो गया। तो दांत की संरचना की यदि बात की जाए तो मनुष्य के दांत में 3 भाग होते हैं। जो मसूड़े से बाहर दिखाई देता है उसे शिखर, चोटी, क्राउन कहा जाता है, जो एक चमकीली सफेद संरचना से घिरा रहता है। सभी बच्चे इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। सफेद चमकीली संरचना से घिरा रहता है जिसे इनेमल कहते हैं। ध्यान से देखना, हम किसकी बात करें? दंत वलक की बात कर रहे हैं, दांतों की कवच की बात कर रहे हैं। हमारा दांत जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। दांत की संरचना में 3 भाग होते हैं। शिखर वाला भाग जो मसूड़े से बाहर दिखाई देता है, जो चमकीला सफेद रंग का होता है, और उसका कवच किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। फिर इसमें देखो क्या होता है, जो दांत का वह भाग जो मसूड़े के भीतर पाया जाता है वो भाग क्या कहलाता है? उसका गर्दन वाला भाग कहलाता है, जो जिसके नीचे क्या पाया जाता है? यानी डेंटिन वाला भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है? डेंटिन। यानी दांत जो है एक कठोर अस्थि यानी अस्थि के समान कठोर पदार्थ डेंटिन का बना होता है, और जो भाग मसूड़े की गर्तिका की अस्थि में धसा रहता है यानी अस्थि की गर्तिका में धसा रहता है, वो इसका जड़ वाला भाग कहलाता है। इस प्रकार से दांत के कितने भाग होते हैं? 3। जो बाहर से दिखाई दे रहा है शिखर भाग जो मसूड़े में स्थित है, ग्रीवा वाला भाग, और जो क्या होगा यानी मसूड़े की गर्तिका में स्थित होता है वो क्या होता है? जड़ वाला भाग या रूट वाला भाग होता है। जो चमकीला भाग है वो इनेमल कहलाता है, और उसके नीचे डेंटिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो वो क्या होता है? डेंटिन का बना होता है, और डेंटिन के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा, पल्प कैविटी पाई जाती है, यानी अस्थि मज्जा पाई जाती है। दंत की अस्थि मज्जा ही पल्प कैविटी पाई जाती है, और दंत की ये जो पल्प कैविटी है ये जड़ वाले भाग में सीमेंट की सहायता से धंसी रहती है। किसकी सहायता से धंसी रहती है? सीमेंट की सहायता से धंसी रहती है। और पल्प कैविटी है ये जो गुहा है, इस गुहा के अंदर ध्यान से देखना, इस गुहा के अंदर क्या होता है? इस गुहा के अंदर तंत्रिका कोशिका, इस गुहा के अंदर तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका का जाल पाया जाता है, जो क्या काम करती है? इसको लगातार पोषक ऑक्सीजन गैस देने का काम करती है, जिससे दांत का क्या होता है? विकास होता जाता है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद में ये पल्प कैविटी की जो गुहा है, इसके अंदर का जो तरल है जिसे हम पल्प कहते हैं, वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, और दांत का विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो मुख्य गुहा में तीसरा पॉइंट अपना क्या था? दांत के बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखो जो दांत के बारे में मोस्ट मानी जाती है, नोट लगा करके आप इसको लिख लेना कि जो तीसरा मोलर है, तीसरा मोलर जो दांत है वो मनुष्य में सबसे अंत में आता है, यानी तीसरा मोलर अंतिम समय में आता है, जिसे हम अक्कल दाढ़ कहते हैं। देखो अक्कल दाढ़ कहते हैं, और अपनी भाषा में जाड़ जिसको बोला जाता है, यानी अक्कल दाढ़ को तीसरा मोलर कहते हैं। और इसको क्या माना जाता है? अवशेषी अंग माना जाता है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है हमारे मुख में। तो एक बात फिर से नोट करने वाली बात है, जो दांत के बारे में आपको बता रहा हूं, तीसरा मोलर अंतिम समय में आता है, जिसे अक्कल दाढ़ के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अब हम बात करते हैं कि मुख्य गुहा आगे जाकर के, देखो मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी आगे जाकर के किसमें खुल जाती है? फेरिंग्स में खुल जाती है। किसमें खुल जाती है? फेरिंग्स में खुल जाती है। और फेरिंग्स क्या है?
ग्रसनी है। तो देखो ग्रसनी की अपरिभाषा, हम ग्रसनी को पढ़ रहे हैं। ग्रसनी क्या चीज है कि बक्कल कैविटी मुख गुहा जिस कीपनुमा संरचना में खुलती है, जिस कीपनुमा नलिका या संरचना में खुलती है उसे क्या कहा जाता है, फेरिंक्स या ग्रसनी कहा जाता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे कि बक्कल कैविटी मुख गुहा जिस कीपनुमा नलिका या संरचना में खुलती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी परिभाषा देखो, मुख गुहा तथा ग्रसिका को जोड़ने वाली यूनिट, ग्रसिका को जोड़ने वाली इकाई, जोड़ने वाली यूनिट इकाई भी क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। तो मुख गुहा किसमें खुल गई, एक कीपनुमा संरचना में खुल गई जिसे क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। अब देखो ग्रसनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेलम पेलेटाई, वेलम पेलेटाई जिसे यूवेला यूला भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा की छत तालु कहलाती है और तालु का कठोर भाग किस में विभाजित हो जाता है, कोमल भाग में, और कोमल भाग ग्रहणी में एक अंगुलीनुमा उभार के रूप में लटका रहता है जिसे यूवेला या यूला वेलम पेलेटाई कहते हैं। ये वेलम पेलेटाई क्या काम करता है, इस ग्रहणी को दो कक्षों में बांट देता है। ग्रहणी को कितने कक्षों में बांटेगा, दो कक्षों में बांटेगा। देखो इसकी जो पृष्ठ कक्ष है या पृष्ठ जो कक्षा है, कक्षा कक्षा है, उसको हम कहते हैं नासाग्रसनी। क्या कहते हैं, नासाग्रसनी कहते हैं। और दूसरी जो अधर कक्षा है या अधर कक्ष है उसको हम बोलते हैं मुखग्रसनी। तो मुखग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक को कहा जाता है पृष्ठ कक्षा यानी नासाग्रसनी, अधर कक्षा यानी मुखग्रसनी। बांटने वाला कौन है, वेलम पेलेटाई जिसे क्या कहते हैं, यूला कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, यूवेला भी कहा जाता है। तो ये ग्रसनी की बात हुई। अब आगे देखो ग्रसनी जो है, ध्यान से देखना, ग्रसनी को कोमन पाथ भी कहते हैं। ग्रसनी को कोमन पाथ के नाम से जाना जाता है, यानी इसे सहमार्ग कहते हैं। ग्रसनी को क्या कहते हैं, सहमार्ग कहते हैं। ग्रसनी को सहमार्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रसनी में मुख गुहा और नासिका गुहा दोनों खुलती हैं। दोनों खुलने के कारण ग्रसनी को किस नाम से जाना जाता है, कोमन पाथ के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसके अंदर कि ग्रसनी के अंदर 4 द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी में कितने द्वार पाए जाते हैं, 4 द्वार पाए जाते हैं। ढंग से देखना, पहला देखो जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कंठ द्वार, जिसको हम क्या कहते हैं, कंठ। देखो ग्रसनी आगे जाकर के एक नलिका में खुलती है, एक उपास्थि की बनी हुई संरचना में खुलती है जिन्हें हम कंठ कहते हैं, और उस नलिका द्वार को क्या कहा जाता है, कंठ द्वार कहा जाता है। देखो इस द्वार को घाटी द्वार भी कहते हैं, इस द्वार को घाटी द्वार भी कहते हैं, जिसमें उपास्थि छल्ला पाया जाता है, जिसमें उपास्थि छल्ला पाया जाता है। और इस उपास्थि छल्ले को घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन। और ये घाटी ढक्कन क्या काम करता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय ये श्वास नली को ढकने का काम करता है। तो देखो एक तो इसके अंदर कौन सा द्वार हो गया, यानी कंठ द्वार। दूसरा देखो इसके अंदर यानी मुख द्वार कह सकते हैं, जिसको मुख ग्रसनी द्वार, जिसको क्या कह सकते हैं, मुख ग्रसनी द्वार। यानी ग्रसनी आगे जाकर के ग्रसिका में खुलती है जिसमें से भोजन प्रवेश करता है। या हम कह सकते हैं कि मुख ग्रसनी द्वार ग्रसनी तथा ग्रास नली या इसको ग्रसिका को जोड़ने का काम करता है। तीसरा देखो जिसको हम क्या कहते हैं, यूस्टेचियन नलिका। ध्यान देने वाली बात, यूस्टेचियन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो ये दोनों कानों से आती है और कान के 3 भाग हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। और ये मध्य कर्ण से चल करके आती है। नलिका कहाँ से आती है, मध्य कर्ण से चल करके आती है। हम यूं कह सकते हैं, यानी दोनों कर्ण या दोनों कान ग्रसनी वाले भाग में आकर के खुलते हैं, और जिस नलिका की सहायता से खुलते हैं उसे क्या कहा जाता है, यूस्टेचियन नलिका कहा जाता है। और इसका जो चौथा मार्ग है उसे कहा जाता है अंतरनासिका छिद्र। चौथे भाग को क्या कहा जाता है,
अंतःनासिका छिद्र कहा जाता है। अंतःनासिका छिद्र क्या काम करता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उस समय यानी वेलर पेलेटाई उसको क्या कर देती है? बंद कर देती है। इस प्रकार से ग्रसनी में कितने द्वार हो गए? 4 द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी को क्या कहा जाता है? कॉमन पाथ, क्योंकि भोजन नली तथा श्वास नली दोनों इसके अंदर खुलती हैं। अब देखो ग्रसनी क्या काम करती है? आगे जाकर के ग्रास नलिका या ग्रसिका में खुलती है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, यानी फेरिंक्स आगे जाकर के इसोफेगस किसमें खुल जाती है? इसोफेगस। और इसोफेगस को क्या कहते हैं? ग्रास नाल, या जिसको क्या कह सकते हैं? ग्रसिका। देखो क्या होती है ग्रसिका? यह लंबी नलिकाकार संरचना है जो ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ती है। देखो ग्रसिका की परिभाषा क्या लिख सकते हो? वह नलिकाकार संरचना जो ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने का काम करती है, ग्रास नाल या ग्रसिका कहलाती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। कहां पाई जाती है? ग्रसनी आमाशय के बीच में पाई जाती है। और ये क्या काम करती है? अपनी वक्ष गुहा को भेदकर डायफ्राम को पार करते हुए आमाशय में जाकर उदर गुहा में खुलती है। एक बार फिर से देखो क्या होती है? पूरी वक्ष गुहा को भेद करके डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में किसमें खुलती है? आमाशय में खुलती है। एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। अब देखो यदि इस ग्रसिका की हम हिस्टोलॉजी की बात करें, यानी इसकी औतिकी क्या है, तो मैं आपको बताऊं ग्रसिका में 4 स्तर पाए जाते हैं। ग्रसिका में कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर। वो स्तर कौन कौन से हैं? देखो पहला स्तर है इसका सिरोसा। कौन सा स्तर है? सिरोसा। दूसरा स्तर है इसका बाह्य पेशी स्तर, ध्यान से देखना, बाह्य पेशी स्तर। और तीसरा है अधश्लेष्मिका। तीसरा कौन सा है? अधश्लेष्मिका। और चौथा कौन सा है? श्लेष्मिका स्तर है। अब ध्यान से समझना इसकी हिस्टोलॉजी को। मैं क्या बता रहा हूं कि ग्रसिका या ग्रास नाल जो है उसकी जो दीवार है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 4 से। उसमें सबसे भारी परत भारी परत कौन सी है? सिरोसा। अब देखो सिरोसा क्या है? सिरोसा वास्तव में विसरल पेरिटोनियम है। विसरल पेरिटोनियम है, या जिसको हम क्या कर सकते हैं? आंतरांग पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। यानी सिरोसा विसरल पेरिटोनियम आंतरांग पेरिटोनियम है जो किसकी बनी होती है? प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक की बनी होती है। अब देखो बाह्य पेशी स्तर, तो सिरोसा के नीचे का स्तर बाह्य पेशी स्तर कहलाता है, जो किसका बना होता है? अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशी का बना होता है। किसका बना होता है? अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशी का बना होता है। अब बाह्य पेशी स्तर के नीचे क्या पाई जाती है? अधश्लेष्मिका पाई जाती है। और अधश्लेष्मिका में रेखित व अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी, तंत्रिका कोशिकाएं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। और अधश्लेष्मिका के नीचे कौन सा पाया जाता है? श्लेष्मिका वाला भाग पाया जाता है। श्लेष्मिका वाला भाग श्लेष्मा का स्तर होता है। किसका स्तर होता है? श्लेष्मा का स्तर होता है। अब ध्यान से देखना, ग्रसिका का प्रथम स्तर रेखित पेशी का बना होता है, मध्य स्तर रेखित व अरेखित पेशी का बना होता है। सबसे मोस्ट बात है ग्रसिका की कि ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ध्यान से देखने वाली बात, ग्रसिका में क्या नहीं होता है? भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसिका में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो श्लेष्मा ग्रंथियां एक चिपचिपे स्राव को स्रावित करती हैं। और वो चिपचिपा स्राव जब ग्रसनी से भोजन आता है उसे चिकना व मुलायम बनाकर आसानी से किसमें भेजने का काम करता है? आमाशय में भेजने का काम करता है। तो ये ग्रास नाल हुई। एक बार फिर से देखो, ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने वाली लंबी नलिकाकार संरचना ग्रास नाल इसोफेगस ग्रसिका कहलाती है।
या आप कह सकते हैं ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने वाली इकाई क्या कहलाती है? ग्रासनाल कहलाती है। यदि इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, ये कहाँ तक फैली रहती है? तो देखो वक्ष गुहा को भेद करके उदर गुहा में प्रवेश करती है और जाकर के आमाशय में खुल जाती है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी होती की यानी ग्रास नलिका 4 स्तरों की बनी होती है। सबसे पहला स्तर शिरोसा है। शिरोसा वास्तव में विसरण पेरिटोनियम है, जिसे आंतरिक पेरिटोनियम कहते हैं। यह प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक का बना होता है और शिरोसा के नीचे बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है जो अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशी का बना होता है और इसके नीचे अधश्लेष्मिका पाई जाती है जिसमें रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनी कह सकते हैं, लसिका वाहिनी, तंत्रिका कोशिकाएं, कोलेजन तंतु का जाल पाया जाता है और अधश्लेष्मिका के नीचे श्लेष्मिका पाई जाती है और इस श्लेष्मिका में बेलनाकार पेशियां पाई जाती है और इस श्लेष्मिका क्या करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। तो इसका जो प्रथम भाग है वो तो किसका बना होता है? रेखित पेशी का और मध्यम भाग रेखित व अरेखित पेशी का बना होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है। इसमें श्लेष्मा का स्राव किया जाता है जो क्या काम करता है? भोजन को चिकना व नम बनाए रखने का काम करता है। अब इसके बाद में देखो ग्रसिका आगे जाकर के स्टोमच में खुलती है। ध्यान से देखना इस चीज को, यानी इसोफेगस, स्टोमच यानी किसमें खुल जाती है? आमाशय में खुल जाती है। आमाशय क्या है? यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जो थैलीनुमा होता है। यानी आमाशय क्या चीज है? ग्रसिका जिस चौड़े थैले में खुलती है उसे आमाशय कहा जाता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग माना जाता है जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला की जे अक्षर के समान होती है। जिसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। आमाशय में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। देखो पहला भाग है कार्डियक भाग। पहला भाग क्या है? कार्डियक भाग। मैंने आपको बताया था पहले, इसको जठरागम भाग भी कहते हैं। जठरागम, जठर प्लस आगम। जठर का मतलब भोजन है, आगम का मतलब है अनुमति, यानी आमाशय के जिस भाग में भोजन प्रवेश करता है उस भाग को जठरागम भाग कहा जाता है जिसे कार्डियक भाग भी कहते हैं। और इसका बीच का जो भाग है वो फंडस भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस भाग। और तीसरा जो भाग है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय की स्ट्रक्चर को ढंग से देखना, समझ में आएगा। पाइलोरिक भाग जिसको हम जठरा निर्गम भी कह सकते हैं। निर्गम का मतलब निकलना होता है, जठरा निर्गम की बात कर रहा है। जठरा का मतलब है भोजन का निकलना, तो जठरा निर्गम भाग कहा जाता है। अब ध्यान से देखो कि जहां कार्डियक भाग है वहां एक अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी पाई जाती है जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। इसी के नाम से बना ये, यानी जठरागम अवरोधनी कहते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर देखो जहां कार्डियक भाग है वहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे जठरागम अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। जब भोजन ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है तो उस भोजन को आमाशय से पुनः ग्रसिका में जाने से रोकने का काम किसको सौंपा गया है? जठरागम अवरोधनी को सौंपा गया है। तो जठरागम अवरोधनी का काम क्या हुआ कि आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद पुनः किसमें नहीं पहुंच सकता? ग्रसिका में नहीं पहुंच सकता। तो देखो ये जठरागम अवरोधनी होगी। अब ये इसका फंडस वाला भाग है। ध्यान से देखेंगे फंडस वाला भाग। मुख्यतः हम ये माने कि भोजन का पाचन फंडस भाग में ही होता है। भोजन का पाचन किसमें होता है? फंडस भाग में होता है क्योंकि इसमें जठरागम ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक कोशिका HCl का स्राव करेगी। ऑक्जेंटिक कोशिका किसका स्राव करेगी? HCl का स्राव करेगी। जठर ग्रंथि जठरस का स्राव करेगी। यानी भोजन के पाचन के लिए जो पाचक एंजाइम या आवश्यक तरल है वो फंडस भाग के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब मैं तीसरे भाग की बात करूं तो तीसरे भाग को पाइलोरिक भाग
या आमाशय का अंतिम भाग कहते हैं, जो किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंतर के ग्रहणी भाग से जुड़ा रहता है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस तीसरे भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं, जिसे जठरा निर्गम भाग भी कहते हैं। जिस प्रकार से कार्डिक भाग में जठरागम अवरोधनी है, ठीक उसी प्रकार से पाइलोरिक या जठरा निर्गम भाग में स्थित अवरोधनी को जठरा निर्गम अवरोधनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जठरा निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। इसका काम क्या है, जो भोजन किस में आ गया, छोटी आंतर के, ध्यान से देखना, जो भोजन छोटी आंतर के ग्रहणी भाग में प्रवेश कर जाता है वह पुनः किस में न जा सके, आमाशय में नहीं जा सके, उसको रोकने का काम किसको सौंपा गया है, जठरा निर्गम अवरोधनी को सौंपा गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने किसकी बात की, दंत सूत्र, दांत की संरचना की बात की, उसके बाद में हमने ग्रसनी की बात की, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका को पढ़ा, ग्रसिका की हिस्टोलॉजी पढ़ी, और ग्रसिका किसमें खुल गई, एक चौड़े थैले में खुल गई, और उस चौड़े थैले को मैंने क्या कहा, आमाशय कहा, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। और इस आमाशय के कितने भाग बताए, 3 भाग। प्रथम भाग को कार्डियक जठरागम भाग कहते हैं, जिस पर एक अवरोधनी स्थित होती है, जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। जो भोजन आमाशय में पहुंचता है उसे पुनः ग्रसिका में जाने से रोकने का काम करती है। मध्य भाग को फंडस कहते हैं, जिसमें भोजन का पाचन होता है। और आमाशय का तीसरा भाग पाइलोरिक जठरा निर्गम भाग कहलाता है, जो छोटी आंतर के किससे जुड़ा रहता है, ग्रहणी भाग से जुड़ा रहता है। और इस भाग में स्थित अवरोधनी को जठरा निर्गम अवरोधनी कहते हैं, जो भोजन को पुनः आमाशय में आने से रोकने का काम करती है। बाकी हम कल देखेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। और ये जो वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं उनमें आप अच्छे से अध्ययन करो, इसको इजी वे में लेकर के देखो, आसानी से इसमें आपको वेरीफाई किया गया, समझाया गया है, तो आप इसे अच्छे से समझें।